हेलो फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल इंजन्स, जिसमें आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है फ्यूल सप्लाई सिस्टम इन पेट्रोल इंजन, जिसके अंदर मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम ऑटोमोबाइल कि जिसके अंदर फ्यूल सप्लाई के लिए जिस तरीके से पहले के टाइम में क्या था कि इनटेक मैनिफोल्ड और उसके अंदर जो भी फ्यूल है उसको इनटेक मैनिफोल्ड के थ्रू उसको सप्लाई किया जाता था, ठीक है, एयर के साथ मिक्स करके बाय यूजिंग अ थ्रॉटल। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया और जैसे जैसे इन्वेंशन होता गया, फिर पता चला कि जो प्रेग्निशन हो रहा है, डिटोनेशन हो रहा है, ठीक है, बाद में इग्निशन लैग हो रहा है, मिसफायर हो रहा है, ये सब चीज़ें जो हो रही है उसका रीज़न ये है कि इनटेक मैनिफोल्ड में से जो फ्यूल सिलेंडर के अंदर जो आ रहा है उसकी क्वांटिटी ऑफ द फ्यूल इन द सिलेंडर इज़ नॉट रिमेन कांस्टेंट। दैट मीन्स वो एक सही तरीके से नहीं रह पा रही थी, जिसकी वजह से जो सिलेंडर के अंदर जो एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बन पाता था। दूसरा कि जो हमको रिक्वायर्ड चाहिए कि रिच फ्यूल मिक्सचर और लेम फ्यूल मिक्सचर वो भी नहीं बन पाता था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि डिटोनेशन, प्रेग्निशन, इग्निशन लेग, ये सब की प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। तो जिसकी वजह से अब हर एक सिलेंडर में पर्टिकुलर रिक्वायर्ड फ्यूल सप्लाई करने के लिए एक नई फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम डिज़ाइन की गई, और जिस फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का नाम है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। ये मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम ये क्या है और किस तरीके से वर्क करती है, जिसके बारे में अब हम डीपली स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो हमारी स्लाइड्स है जितनी भी, उसके अंदर हाउ मेनी टॉपिक्स आर दैट कवर्ड इन दिस वॉल प्रेजेंटेशन एंड दिस वॉल लेक्चर. So first of all we are going to give attention on this kind of slide that introduction, components of MPFI, air intake system. Fourth one is pressure regulator system, control system, fuel pump control system, the working functional dimension of MPFI system, advantage and disadvantage, and after all that a conclusion. Okay. सो फर्स्ट स्लाइड इज़ अ इंट्रोडक्शन. इसके बारे में मैंने आपको अभी जो आगे चर्चा की वही है कि क्या एम्पलीफाई सिस्टम, दैट मीन्स इसके अंदर ये क्या है कि अगर हम इसका फुल फॉर्म देखें तो मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, दैट मीन्स एक रेल है, ठीक है, जिसके अंदर से फ्यूल पंप के ज़रिए वो रेल के अंदर फ्यूल आता है, लेकिन उसमें मल्टीपल पॉइंट्स दिए हुए हैं एज लाइक अ 4 सिलेंडर इंजन है, तो उसके अंदर 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं हर एक सिलेंडर्स में, और वो जो है वो कहाँ पे, तो इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर डायरेक्टली ये क्या किया गया है कि वो एक इंजेक्टर्स लगाया हुआ है, जो इंजेक्टर्स क्या करते हैं मल्टी पॉइंट के जो थे उसके पॉइंट्स जहाँ अट्रैक्ट होते थे वहाँ पे इंजेक्टर्स लगाए हुए हैं। दैट मीन्स इंजेक्टर्स अब क्या करेंगे, प्रेशराइज फ्यूल को इनटेक मैनिफोल्ड में स्प्रे करेंगे, जिसकी बदौलत एज इन हाई स्पीड, जब हाई स्पीड इंजन है यानी कि इंजन हाई स्पीड पे वर्क कर रहा है, उस दौरान क्या होता है कि जो नंबर ऑफ स्ट्रोक्स एक सेकंड के अंदर जितने होते हैं, आरपीएम की बात करें उसके बाद आरपीएम दैट मीन्स रिवॉल्यूशन पर मिनट, 4000 5000, उसी तरीके से हम सेकंड की बात करें तो 40-50 आरपीएस यानी रिवॉल्यूशन पर सेकंड, और स्ट्रोक्स भी, तो वो जो है कि इतने कम टाइम में, एक सेकंड के 1000वें हिस्से में कितना फ्यूल अंदर सिलेंडर में दाखिल करना, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। तो जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल अंदर एडमिट करना, और वो हम कैसे कर पाते हैं, उसके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे हम MPFI सिस्टम यूज़ करें, यानी कि एक मल्टी पॉइंट सिस्टम है कि जिसके अंदर एक रेल है यानी एक पाइप है, और उसमें से 4, जिस तरीके से 4 सिलेंडर है तो 4 पॉइंट्स बनाए हुए हैं, वो चारों 4 पॉइंट्स जो भी है
वो चारों चार पॉइंट्स जो भी है उसमें इंजेक्टर्स लगाए हुए हैं। यानी इंजेक्टर्स क्या करेंगे, टू इंजेक्ट द फ्यूल बट विथ अ प्रेशराइज, यानी प्रेशराइज फ्यूल इंजेक्ट करेंगे, जिसकी बदौलत वो जो इनटेक मैनिफोल्ड में से वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से जो फ्यूल खींच के आता था, उससे अब क्या होगा, थोड़ा प्रेशराइज आएगा। जिस तरीके से इंजेक्शन है हमारे पास, और इंजेक्शन को जब हम उसका पिस्टन नीचे की तरफ खींचते हैं तो अंदर जो फ्यूल या तो एनी काइंड ऑफ कोई भी लिक्विड जब अंदर एंटर होता है तो वो स्लोली एंटर होता है, ओके। लेकिन अगर हम कहीं से प्रेशराइज इसको इंजेक्ट करें, जैसे कि हम हमारी बॉडी में इंजेक्शन को इंजेक्ट कर दें, तो वो प्रेशराइज चला जाता है। क्यों? बिकॉज हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जब हम मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन में इंजेक्टर का यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो इंजेक्टर है वो क्या करेगा, प्रेशराइज फ्यूल को क्या कर देगा, इंजेक्ट करेगा। तो प्रेशराइज फ्यूल जब अंदर सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट होता है, तो ये सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन जाती है कि हम जितना हो सके उतना मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ फ्यूल हम उसमें सिलेंडर में एडमिट कर सकते हैं। ये हमारा एम्पलीफायर सिस्टम की सबसे अच्छी चीज़ है, जिसकी बदौलत एयर और फ्यूल जितना हमको सिलेंडर में चाहिए उतना हम सफिशेंट पहुंचा सकते हैं। और दूसरी बात कि एयर और फ्यूल दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से अच्छा होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे, और जितना अच्छे से अच्छा होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा, तो देयर इज़ अ टू मच ग्रेट पॉसिबिलिटी टू बिंग अ कंप्लीट कंबस्टन होने के सबसे ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सबसे अच्छी बात है हमारे लिए। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम, तो कंपोनेंट्स ऑफ एम्पलीफायर, सबसे पहली है एयर इंटेक सिस्टम। एयर इंटेक, अब एयर इंटेक सिस्टम जो है उसमें तो आपको पता है कि जिस तरीके से एयर फिल्टर है उसमें से एयर आ रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है कि फ्यूल जो है, अब फ्यूल सप्लाई के लिए सक्शन स्ट्रोक के दौरान ही एयर और फ्यूल सिलेंडर में दाखिल होगा, ये तो फाइनल है पेट्रोल में। लेकिन पहले क्या होता था, एयर और फ्यूल दोनों कार्बोरेशन के अंदर मिक्स हो जाता था, यानी कार्बोरेटर उसको मिक्स करता था। और मिक्सिंग ऑफ एयर एंड फ्यूल इन द कार्बोरेटर, दिस प्रोसेस इज नोन एज द कार्बोरेशन, ठीक है। बट अभी क्या हो रहा है कि कार्बोरेटर की जगह क्या आ गए, फ्यूल पंप आ गए। एयर फिल्टर जो है उसमें से एयर डायरेक्टली इनटेक मैनिफोल्ड में आ रही है, और इनटेक मैनिफोल्ड में आ रही है उसी टाइम पे यहाँ पे फ्यूल पंप वो थ्रोटल से कनेक्टेड है, कि जो क्या हो रहा है कि फ्यूल पंप जो है वो उसके साथ एम्पलीफायर कनेक्टेड है, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन की जो फ्यूल सप्लाई अलग से करता है, और वो इनटेक मैनिफोल्ड, यानी अब जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर बनेगा वो कहाँ बनेगा, इनटेक मैनिफोल्ड में बनेगा। अब कहाँ बनेगा, इनटेक मैनिफोल्ड में बनेगा। अब यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट चीज़ हमको समझना है कि यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स है उसमें हम देखें एयर इंटेक सिस्टम, जिसके बारे में हमने देखा, फ्यूल डिलीवरी, फ्यूल किस तरीके से सप्लाई होता है। थर्ड वन, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम, बिकॉज ये पूरी की पूरी जो सिस्टम है इसको इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल किया जाता है। जिस तरीके से अब स्पीड बढ़ रही है इंजन की, तो इंजन की स्पीड बढ़ रही है, दैट मीन्स द नंबर ऑफ आरपीएम ऑफ द इंजन इज इंक्रीजेस। जैसे आरपीएम बढ़ते हैं इंजन के, उस हिसाब से हमको फ्यूल सप्लाई भी क्या करना पड़ता है, इंजन में बढ़ाना पड़ता है। अब जैसे जैसे फ्यूल सप्लाई हम बढ़ाते जाते हैं, तो ये फ्यूल सप्लाई कौन बढ़ाएगा, किस तरीके से, तो उसके लिए हमने ये पूरी सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल किया। यानी कि जितने भी इंजेक्टर्स होते हैं उसके ऊपर क्या लगे होते हैं, सेंसर्स, कि वो इंजेक्टर्स को कंट्रोल करें, यानी कि फ्यूल सप्लाई कितना करना है, ना ज़्यादा ना कम। ये कंट्रोल करने की जो सिस्टम है वो क्या है, तो कि इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल सिस्टम। फोर्थ वन जो है वो है एमिशन कंट्रोल सिस्टम, कि जो पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है तो वो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, बिकॉज हमको एक ऐसा मिक्सचर भी बनाना है कि जो पॉल्यूशन कम करे। नहीं तो अगर पॉल्यूशन ज़्यादा होगा तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम ये हो जाएगी फिर हमारे लिए कि यहाँ पे कि जो एमिशन क्रिएट हो रहा है वो एमिशन क्या होने लगेगा, ज़्यादा होने लगेगा। एयर इंटेक सिस्टम, जिसके अंदर थ्रोटल बॉडी जो हमने बात की आगे कि वो सब आता है, ठीक है। ये सभी जो भी है इसके वीडियोस भी हमने बनाए हुए हैं इंजन पे, पेट्रोल इंजन पे, डीजल इंजन का जब हम CRDI के बारे में स्टडी करेंगे तो डीजल इंजन के भी वीडियोस बनाए हुए हैं, ठीक है। और जब आप सब
कॉलेज आओगे तो उस दौरान भी आपको सभी वीडियोस बताए जाएंगे और प्रैक्टिकली भी फिज़िकली भी परफॉर्म किया जाएगा, जिसकी बदौलत आप आसानी से समझ सकते हो। बिकॉज ड्यू टू कोविड-19 अभी की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से हमको इस तरीके से लेक्चर लेने पड़ रहे हैं और आपको भी इस तरीके से स्टडी करना पड़ रहा है। लेकिन आपके लिए ये भी और एक अच्छी चीज़ है कि आप घर पे बैठे जितनी टाइम चाहे उतनी बार इसको आप देख सकते हो। दूसरी बात है, आप दूसरे भी बहुत सारे रेफरेंस वीडियो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे ही वीडियो सही है, आप कोई भी वीडियो पे सर्च कर सकते हो रिलेट टू दिस टॉपिक, ठीक है। यानी कि आपको जिस लिंक पर से, जिस वीडियो से आपको अच्छा नॉलेज मिले, आप उस वीडियो को देख सकते हो। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए यही होती है कि आप नॉलेज गेन करो, कहीं से भी करो लेकिन नॉलेज गेन करो। ऐसा इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज वी हैव टू कवर ऑल टॉपिक्स इन आवर ब्रेन, आवर ब्रांच। हमारी ब्रांच के जितने भी टॉपिक्स हैं हमको कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि दिस टॉपिक वी कैन लेफ्ट इट आउट, हम इसको लेफ्ट कर सकते हैं। ये चीज़ 10th स्टैंडर्ड तक पॉसिबल बनती है या तो 12th स्टैंडर्ड तक पॉसिबल बनती है, लिटिल बिट ऑफ, बट इन कॉलेज और जब हम हमारे फ्यूचर के लिए और जब हमारी लाइफ के लिए जब हम ये सब करते हैं तब ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं रहती। इसलिए हमको इसमें हमारे ब्रांच का टोटली हमको नॉलेज होना ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप, ऐसा ज़रूरी नहीं कि यही वीडियो पे फोकस आउट करें, दूसरे भी यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे इस टॉपिक के रिलेटेड जो भी वीडियोस हो उसको आप देखें, एनिमेशन वीडियोस देखें, उसमें से आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा। और जब आप फिज़िकली आओगे, यानी कि जब ये कोविड-19 की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, फिर तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। बिकॉज आपको पूरा फिज़िकली और प्रैक्टिकली सब कुछ स्टडी करवाएंगे ऑन व्हीकल, जिसकी वजह से आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ हो जाएगी। अब यहाँ पे वापस हम टॉपिक पे आते हैं तो हमको समझ में आएगा कि फ्यूल डिलीवरी सिस्टम, जिसके अंदर फ्यूल फिल्टर, ठीक है, फ्यूल इंजेक्टर्स, फ्यूल गैलरीज, ये फ्यूल डिलीवरी सिस्टम में आता है। फ्यूल पंप, जिसमें इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल मॉड्यूल, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल मॉड्यूल ECM, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल, ये जो है कंट्रोल इट्स ऑपरेशन इन सेंट्रीफ्यूगल पंप इज़ यूज्ड टू पंप द फ्यूल। इसके अंदर एक सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है कि जो क्या करता है, फ्यूल को पंप करता है। बहुत सारी आज के ऐसे कार है जिसके अंदर फ्यूल पंप जो होता है वो फ्यूल टैंक में ही रखा जाता है। बिकॉज जितना हो सके, जिस तरीके से हम, बहुत सारे लोगों के घर पे सबमर्सिबल मोटर होती है पानी की, है ना, सबमर्सिबल पंप, वो क्यों? बिकॉज पानी के अंदर ही डाल दिया है, जिसकी वजह से उसकी डेप्थ उसको और ज़्यादा मिले। उसी तरह से यहाँ पे फ्यूल टैंक जो है उसके अंदर फ्यूल पंप को उसी के अंदर डाल दिया है, जिसकी वजह से उसको फ्यूल टैंक जो है उसकी टोटल डेप्थ उसको रिसीव हो पाए, आसानी से उसको डेप्थ उसकी मिल पाए। ये सबसे मोस्ट एडवांटेजेबल चीज़ होती है। इससे आगे हम समझते हैं प्रेशर रेगुलेटर सिस्टम, कि प्रेशर जो यहाँ पे सप्लाई किया जाता है एम्पलीफाई सिस्टम में 2.9 kg/cm²। ये आपको याद रखना ज़रूरी है बिकॉज अभी की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से आपको GTU में MCQs या तो सिंगल 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इसमें ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि प्रेशर रेगुलेटर सिस्टम यानी कि एम्पलीफाई सिस्टम जो है उसमें प्रेशर रेगुलेटिंग सिस्टम जो है उसके अंदर कितना प्रेशर कंट्रोल किया जाता है या तो कितना प्रेशर होता है, तो उसके हिसाब से 2.9 kg/cm², ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम, कि जो क्या करता है, तो कि जो एम्पलीफाई सिस्टम है जिसके अंदर जो फ्यूल सप्लाई होता है, ठीक है, तो वो जो फ्यूल है कौन से सिलेंडर में कितना फ्यूल और कब कंट्रोल करना है उसको, कब उसको डिसेबल यानी कब उसको बंद करना है, वो इंजेक्टर्स जो है उसको कितने प्रेशराइज से फ्यूल अंदर सप्लाई करना है, ये सब कौन कंट्रोल करेगा? ECM करेगा। अब है कंट्रोल सिस्टम, जिसके अंदर फ्यूल इंजेक्शन कंट्रोल सिस्टम, जो हमने ECM के बारे में बात की, और आइडियल स्पीड कंट्रोल सिस्टम, यानी कि इंजन की स्पीड एक कंटिन्यूस रहे। ऐसा नहीं है कि कभी इंजन की स्पीड बढ़ जाए, कभी इंजन की स्पीड कम हो जाए। तो ये आइडियल स्पीड कंट्रोल सिस्टम, इसके ऊपर भी हमको फोकस करना है। बाद में फ्यूल पंप कंट्रोल सिस्टम, फ्यूल पंप कंट्रोल सिस्टम ये है कि फ्यूल पंप जो है वो एक कंटिन्यूस पंपिंग करता रहे,
कभी कभी क्या होता है कि फ्यूल पंप जो है यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल है, यानी सेंट्रीफ्यूगेशन अब किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो क्या वो इंजन स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। अब फ्यूल पंप जिस तरीके से हमने कहाँ पे डाला हुआ है, तो क्या टैंक में डाला हुआ है। अब फ्यूल टैंक में डाला हुआ है तो उसको हम इंजन की तो ड्राइव दे नहीं सकते, तो अब यहाँ पे क्या, तो क्या इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई देना पड़ेगा इसको। और इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई जब देते हैं तो इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई जो है वो कांस्टेंट पावर सप्लाई हमको देना बहुत ज़रूरी है। और इसको कनेक्टेड हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल पंप। अभी जो पंप आता है वो इलेक्ट्रिकल नहीं लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल पंप है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो फ्यूल सप्लाई जो किया जाता है वो इलेक्ट्रॉनिकली ग्रेजुअली किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जितना भी प्रेशर हमको फ्यूल पंप को ज़रूरी होता है वो फ्यूल पंप उतना प्रेशर उसको प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप वर्किंग देख सकते हो मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन का, जिसके अंदर क्या है कि ऊपर जो लेफ्ट साइड दिया हुआ है एयर जहाँ लिखी हुई है वो एयर फिल्टर का सेगमेंट्स है, ठीक है, ऊपर से एयर नीचे की तरफ आ रही है। और राइट साइड जो है वो इनटेक मैनिफोल्ड यानी नीचे की तरफ जो, और येलो कलर की जो आप पॉइंट देख रहे हो यहाँ पे येलो कलर का, वो पूरा क्या है एमपीएफआई सिस्टम है। यहाँ पे ब्लू कलर जो आपको दिख रहा है स्काई ब्लू कलर वो वाल्व्स है, जबकि ये जो है बड़ी लाइन ये क्या है इनटेक मैनिफोल्ड है। इनटेक मैनिफोल्ड के ऊपर आप देख सकते हैं एमपीएफआई लगाया हुआ है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, जिसके इंजेक्टर्स जो है वो कहाँ है इनटेक मैनिफोल्ड। अब एयर आ रही है और फ्यूल वो दोनों कहाँ दाखिल हो रहे हैं सिलेंडर में, ठीक है। ये है एमपीएफआई सिस्टम कि जिसमें इंजेक्टर्स कहाँ लगे हुए होते हैं मैनिफोल्ड में। आज के टाइम पे तो अब इंजन जीडीआई इंजन आ चुके हैं। जीडीआई यानी क्या, गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन। गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन का मतलब क्या है, तो कि गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन के अंदर क्या होता है, तो कि जो गैसोलीन यानी कि जो पेट्रोल है यानी फ्यूल इंजेक्शन जो है वो इनटेक मैनिफोल्ड में भी नहीं, डायरेक्टली उसका इंजेक्शन डीजल की तरह उसमें डायरेक्ट सिलेंडर में किया जाएगा। उसका इंजेक्शन डायरेक्ट कहाँ किया जाएगा, सिलेंडर में किया जाएगा। उसका इंजेक्शन डायरेक्ट कहाँ किया जाएगा, सिलेंडर में किया जाएगा। तो ये जो है वो है गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन। गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन जीडीआई, वो क्या है जीडीआई। यानी यहाँ तक आपको समझ में आएगा कि जीडीआई में सिर्फ और एमपीएफआई में मेन फ़र्क ये होता है कि एमपीएफआई का इंजेक्शन कहाँ किया जाता है, इनटेक मैनिफोल्ड में इंजेक्टर्स रखे जाते हैं, और जीडीआई में डायरेक्ट सिलेंडर में रखे जाते हैं। यानी यहाँ तक आपको समझ में आएगा। ये पूरी थ्योरी आप देख लीजिएगा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में शांति से पढ़ भी सकते हो। जो हमने पूरी थ्योरी किस तरीके से ये सिस्टम वर्क करती है उसके बारे में यहाँ पे पूरी थ्योरी बताई हुई है, ठीक है। और इसमें ईसीएम यानी कि ईसीयू किस तरीके से हेल्पफुल रहता है इसके बारे में पूरी थ्योरी समझाई हुई है, ठीक है। फंक्शनल डिवीज़न ऑफ एमपीएफआई सिस्टम, जिसके अंदर जो डिविजन्स है उसके फंक्शंस किस तरीके से, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, फ्यूल सिस्टम एंड एयर इंडक्शन। कि अब एयर किस तरीके से आएगी, एयर तो डायरेक्ट मैनिफोल्ड में से आ रही है और वो डायरेक्ट इनटेक मैनिफोल्ड में आ रही है, लेकिन अब इनटेक मैनिफोल्ड में जो भी सिलेंडर है उसके ऊपर ही क्या है फ्यूल सप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से आसानी से वो पर्टिकुलर जो सिलेंडर में हमको चाहिए उसी सिलेंडर में वो फ्यूल पहुँच रहा है। लेकिन इसमें भी क्या होता था, इनटेक मैनिफोल्ड में कोई कोई जगह पे फ्यूल रह जाता था, जिसकी वजह से अभी कौन से सिस्टम आ गई जीडीआई। जीडीआई में क्या कि डायरेक्ट इंजेक्टर को ही कहाँ लगा दिया, सिलेंडर में लगा दिया, यानी सिलेंडर हेड पे लगा दिया। एडवांटेज, नो नीड टू क्रैंक द इंजन ट्वाइस और थ्राइस इन केस ऑफ कोल्ड स्टार्टिंग, इट हैपन्स इन कार्बोरेटर सिस्टम। कार्बोरेटर में क्या होता था, 2 से 3 बार सेल लगाना पड़ता था और 2 से 3 बार उसको घुमाना पड़ता था, तब जाके वो इंजन स्टार्ट होता था। यहाँ पे ऐसे कोई प्रॉब्लम होने की कोई चांसेस नहीं है। इमीडिएट रिस्पॉन्स इन केस ऑफ सडन एक्सलरेशन एंड डी एक्सलरेशन, जैसे ही आप एक्सलरेशन डी एक्सलरेशन करते हो तो तुरंत उसका रिस्पॉन्स देखने को मिलता है आपको, जो पहले कार्बोरेटर वाले इंजन्स में आपको देखने को नहीं मिलता था। द माइलेज ऑफ द व्हीकल विल बी इम्प्रूव, माइलेज भी इसकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। डिसएडवांटेज जो है वो हमको फोकस करना अभी ज़रूरी है, बिकॉज उसकी वजह से अभी जो हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जीडीआई और वो सब वो इम्प्लांट हुई। हुड हाइट ऑफ कार इज़ हाई, कि जो कार की हुड की हाइट है वो बढ़ जाती है थोड़ी, क्योंकि एमपीएफआई सिस्टम कहाँ है, ऊपर है, इनटेक के भी ऊपर, जिसकी वजह से अब कौन से सिस्टम जीडीआई ला दी कि जो हेड के अंदर डायरेक्ट चली गई, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ, अब जीडीआई का क्यों आया वो आपको समझ में आएगा। दूसरा है मैनिफोल्ड हीट कंट्रोल सिस्टम और वाल्व इज रिक्वायर्ड। तीसरा है इनटेक मैनिफोल्ड कंट्रोल ओनली एयर नॉट फ्यूल, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये कंक्लूज़न है कि एमपीएफआई सिस्टम किस तरीके से हमारे कार्बोरेशन सिस्टम से कितनी यूज़फुल है। आप स्क्रीनशॉट पाड़ के भी आप आसानी से देख सकते हो, शांति से इसके बारे में स्टडी कर सकते हो।
ठीक है, यानी आपको अब एम्पलीफायर सिस्टम के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा हमारा CRDI के ऊपर रहेगा। थैंक यू।